विद्यार्थी को मेरा स्नेह भरा नमस्कार। मैं आसिफ मलिक गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बेल्टाना फतेहाबाद से आप सभी के बीच में उपस्थित हूँ। प्यारे विद्यार्थियों, आज हमारा भारत देश एक बहुत ही भयंकर बीमारी से ग्रसित है। कोविड-19 की वजह से हर जगह पर त्राही त्राही मची हुई है। सभी जगह पर पूरा भारत देश जो है वो लॉकडाउन है। लॉकडाउन की वजह से सारी मार्केट्स, बाज़ार, स्कूल, कॉलेजेस सभी कुछ बंद है। लॉकडाउन होने की वजह से, स्कूल बंद होने की वजह से जो टीचर हैं और जो स्टूडेंट्स हैं उनके बीच में कम्युनिकेशन गैप बहुत ज़्यादा हो चुका है, जिसकी वजह से लगातार बच्चों का पढ़ाई का लॉस हो रहा है। उसी नुकसान की भरपाई को करने के लिए हरियाणा सरकार के आदेश अनुसार अब ऑनलाइन क्लास एजुसेट पर जितने भी एनएसक्यूएफ स्किल्स के सब्जेक्ट हैं उन सभी की ऑनलाइन क्लासेस आप अपने चैनलों पर देख सकेंगे। तो इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे एग्रीकल्चर के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए। आज हम एक टॉपिक लेकर आए हैं, इरिगेशन। मैं बात करना चाहूँगा एग्रीकल्चर की। तो प्यारे बच्चों, जो एग्रीकल्चर सब्जेक्ट है, जो हरियाणा सरकार में 14 सब्जेक्ट चल रहे हैं, उसमें एग्रीकल्चर जो सब्जेक्ट है वो बहुत ही अहम है, क्योंकि भारत की लगभग 60% से जो ज़्यादा जनसंख्या है वो कृषि पर या उसके अंतर्गत आने वाले उद्योगों पर निर्भर है। तो मैं एक तरह से कह सकता हूँ कि जो किसान हैं वही भारत की आत्मा है, क्योंकि जैसे ही लॉकडाउन हुआ तो हर जगह लोग पैनिक हो गए। क्या कि हर कोई फल, सब्जियाँ, दूध वगैरह ख़रीदने लगे और बाज़ारों में भीड़ हो गई। आप कार लेने नहीं गए, गोल्ड लेने नहीं गए, मोबाइल लेने नहीं गए, आप दूसरी चीज़ें खरीदने नहीं गए। आपने सिर्फ क्या ख़रीदा? खाने पीने की चीज़ों को इकट्ठा करना शुरू किया। तो सोचो, अगर किसान ना होते, किसान इतनी बड़ी धूप में जाकर इतनी बड़ी मेहनतें करके अगर वो ये सब ना कर पाते तो आज आप सोच सकते हैं कि भारत की क्या स्थिति होती। तो मैं सभी विद्यार्थियों से गुजारिश करूंगा कि वो अभी जो सेशन चल रहा है, इस सेशन में ज़्यादा से ज़्यादा एग्रीकल्चर सब्जेक्ट को लें और देश की तरक्की में भागीदारी बने। तो आज जो हम टॉपिक जो पढ़ेंगे वो है इरिगेशन। कि भाई इरिगेशन क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या है, इरिगेशन हम क्यों करते हैं, क्यों ज़रूरी है, इसके अलावा इसके सिंचाई के साधन कौन कौन से हैं, कौन कौन से साधनों से हम भारत में सिंचाई करते हैं, और प्राचीन सिंचाई के जो तरीके थे वो क्या थे, और मॉडर्न एग्रीकल्चर में क्या क्या तरीके आए हैं, और कितने प्रकार की सिंचाइयाँ होती हैं, और इसके अलावा जो फसलें हैं उसमें सिंचाई करना क्यों ज़रूरी है, जो पानी है उसका क्या महत्व है, और पानी पौधे के अंदर क्या क्या उसके कार्य हैं, वो क्या क्या कार्य करता है। आज इन्हीं सभी चीज़ों के बारे में हम चर्चा करेंगे। अब हम अपना वक्त ज़ाया ना करते हुए आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इरिगेशन। इरिगेशन क्या है? तो बच्चों, बहुत ही आसान सी मैं आपको डेफिनेशन बताना चाहूँगा। बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन है कि पौधों के वृद्धि और विकास के लिए, पौधों के वृद्धि और विकास के लिए कृत्रिम रूप से जल देने की क्रिया को, कृत्रिम रूप से जल देने की क्रिया को हम सिंचाई या इरिगेशन कहते हैं। तो आपने इस डेफिनेशन में क्या चीज़ आई कि वृद्धि और विकास के लिए, यानी अगर हम अपनी फसल में इरिगेशन नहीं करेंगे तो इससे सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट क्या होगा? हमारी फसल में वृद्धि और विकास नहीं होगा। वृद्धि और विकास नहीं होगा तो किसान को क्या होगी? हानि होगी, उपज कम होगी। तो इसलिए पौधों की अपनी ग्रोथ और डेवलपमेंट को पूरा करने के लिए, अपना जीवन चक्र को पूरा करने के लिए उसको पानी की आवश्यकता होती है। क्योंकि कई बार ऐसी सिचुएशन आती है, क्योंकि जितनी भी फसल है हर फसल की क्रिटिकल स्टेज होती है, यानी जल मांग का क्रांतिक काल होता है हर फसल में। और अगर उस क्रांतिक काल में फसल की सिंचाई ना की जाए, अगर फसल की सिंचाई ना की जाए तो किसान को बहुत ज़्यादा हानि का सामना करना पड़ जाता है। अगर हम समय पर अपनी फसलों की सिंचाई नहीं करेंगे तो पौधों के अंदर भोजन बनना बंद हो जाएगा। पौधे की जो पत्तियां हैं, निचली पत्तियां, वो हल्की हल्की सी पीली पड़नी शुरू हो जाएंगी,
और पौधों के अंदर कोशिका भित्ति का बनना बंद हो जाएगा, क्लोरोप्लास्ट का बनना बंद हो जाएगा। तो इसलिए हमारे पौधों को, फसलों को जल देने की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता है। उनके बगैर हम अपनी फसल का वृद्धि और विकास अच्छे से नहीं कर सकते। अब हम आगे बात करते हैं सिंचाई के साधनों की। हमारे भारत देश में ज़्यादातर नहरों के द्वारा, ट्यूबवेल के द्वारा, तालाबों के द्वारा, कुओं के द्वारा और अन्य सोर्सेस के द्वारा सिंचाई की जाती है तथा कई जगह पर मानसून आश्रित खेती की जाती है, यानी बारिश होती है तो फसल उनकी अच्छी हो जाती है। कई जगह पर पानी की कमियां होती है, सुचारू रूप से हम अपनी फसल को वहां पर पानी नहीं दे सकते, जिसकी वजह से उन इलाकों पर फसल अच्छी नहीं होती है। तो अब हम बात करते हैं कि भारत के जो सिंचाई के साधन है, कितने कितने प्रतिशत हम इनका यूज़ करते हैं। तो बात करते हैं हम ट्यूबवेल की। तो ट्यूबवेल से हम 46% जो है किसान सिंचाई करता है। इसके अलावा जो हमारे टैंक है, टैंक से हम 3% का ही सिर्फ उपयोग करते हैं भारत में। और उसके अलावा जो हमारी नहरें हैं, नहरों से किसान 24% अपने खेतों की सिंचाई करता है। और इसके अलावा जो हमारी छोटी छोटी नहरें हैं, उनसे लगभग 16% किसान अपने खेतों की सिंचाई करता है। और जो अन्य दूसरे सोर्सेस हैं वो 11% ही हम उनका यूज़ करते हैं। इसके अलावा बस एक छोटी सी मेरे बात याद आ गई, वो आपको शेयर करना चाहता हूँ। अगर आपके घरों में, आपके जो खेत हैं वहाँ पर, या जो आपका ट्यूबवेल का जो एरिया है उसके वहाँ पर आसपास अगर थोड़ी बहुत कोई जगह बाकी है, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, उसमें आप एक छोटा सा किचन गार्डन बना सकते हैं। घर पर अगर आपकी जगह है उसमें आप ऑर्गेनिक फार्मिंग कर सकते हैं। उसमें आप जो कपड़े धोते हैं उसका बचा हुआ पानी, उसके अलावा जो हम बर्तन धोते हैं उसका बचा हुआ पानी, या जो हम बाथरूम में नहाते हैं उसके बचे हुए पानी से हम उस छोटे से क्षेत्र जो हमने बनाया है उसमें आप आलू लगा सकते हैं, टमाटर, बैंगन, मिर्च, भिंडी, हरा धनिया, ये सारी चीज़ें आप लगा के उस जल का उपयोग आप उस किचन गार्डन में या उस ऑर्गेनिक फार्म में सिंचाई के रूप में कर सकते हैं। अब जो हमारा अगला टॉपिक है वो है सिंचाई के प्रकारों का। तो सिंचाई कितने प्रकारों से की जाती है। अब जैसे प्राचीन कृषि में हम सिंचाई अपने खेतों में किस तरह से करते थे, और अब जो मॉडर्न एग्रीकल्चर है उसमें सिंचाई हम किस तरह से करते हैं, इस बारे में अब हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो पहले जो दो प्रकार हैं सिंचाई के, सरफेस मेथड और सब सरफेस मेथड, यानी सतह और अधोसतह। तो बात करते हैं पहले हम सरफेस मेथड के बारे में। सरफेस मेथड में जो पहला मेथड है वो है फ्लोडिंग मेथड। इसको हम हिंदी में कह सकते हैं बाढ़कृत विधि। तो बच्चों मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जो सिंचाई करने का तरीका है ये बहुत ही प्राचीन है, यानी पुराने समय से ये तरीका किसान अपने खेत में सिंचाई करने के लिए करता आ रहा है। तो प्यारे बच्चों, ये बहुत ही प्राचीन है। और इसके अलावा इस विधि से सिंचाई करने से जो जल है उसका बहुत ही ज़्यादा नुकसान होता है। इस विधि में हम क्या करते हैं, इस विधि में हम ट्यूबवेल या नहर या तालाब, जो भी हमारा सोर्स है अपने खेत में सिंचाई करने का, उस मुख्य चैनल से एक नाली के द्वारा या पाइप के द्वारा कुछ भी हम अपने मुख्य खेत में पानी लगा देते हैं। और पानी हम तब तक लगाते हैं जब तक हमारा खेत पूरा का पूरा पानी से भर ना जाए। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस तरीके से सिंचाई करने से जो वीड का खतरा है, जो खरपतवार का खतरा है, वो काफ़ी हद तक बढ़ जाता है इस विधि से सिंचाई करने से। और इसके अलावा इसमें जल की जो नुकसान है वो भी बहुत ज़्यादा होता है, और जल का जो वाष्पीकरण है वो भी बहुत ज़्यादा होता है। तो प्यारे बच्चों, मैं आपसे यही कहूँगा कि ये जो तरीका है सिंचाई करने का, आप इसको अवॉइड करें। इसके अलावा जो दूसरे
तरीके हैं सिंचाई करने के, आप उसका प्रयोग करें। क्यों? क्योंकि जल पहले से ही भूमि से कम होता जा रहा है, बारिशें कम हो रही हैं, वनों को काटा जा रहा है और वनों को काट कर इमारतों का, बिल्डिंग का निर्माण किया जा रहा है, जिसकी वजह से बारिशें कम हो रही है। बारिशें कम होने की वजह से पानी भी धीरे धीरे कम होता जा रहा है। और अगर हम इन विधियों का प्रयोग करने लगेंगे सिंचाई करने के लिए, तो फिर आप समझ सकते हो कि जो आने वाला समय है वो हमारी आने वाली नस्लों के लिए संकट का हो सकता है। अब जो हमारा दूसरा मेथड है वो है क्यारी पट्टी विधि, यानी चेक बेसिन मेथड। इसमें हम क्या करते हैं, जैसे आपको नाम से ही पता लग रहा होगा कि भाई क्यारी पट्टी विधि, यानी इसमें हम अपने खेत को क्यारियों में बांट लेते हैं। कैसी क्यारियाँ में बांट लेते हैं? यानी आयताकार क्यारियों में बांट लेते हैं और सभी क्यारियों को एक मुख्य नाली से जोड़ देते हैं। और जो हमारी मुख्य सिंचाई नाली है वो हमारा जो मुख्य सोर्स है सिंचाई करने का, उस सोर्स से जुड़ी हुई होती है। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम 10 से लेकर 100 वर्ग मीटर की क्यूब तक इसमें हम अपनी आयताकार जो हमारी क्यारियाँ हैं उनको बनाते हैं। जो हम क्यारियाँ बनाते हैं वो भूमि की किस्म पर, उसके अलावा फसल की वैरायटी कौन सी है उस पर और भूमि के ढाल पर निर्भर करती है। अब हम जो तीसरा मेथड पढ़ेंगे वो है बॉर्डर स्ट्रिप मेथड, यानी सीमांत पट्टी विधि। यानी इसमें हम अपने खेत को थोड़ी कम चौड़ी और ज़्यादा लंबाई वाली क्यारियों में बांटते हैं। इसमें भी वही बात है कि जो हम क्यारी बांटते हैं वो भूमि का ढाल कैसा है, भूमि कौन सी है, बलुई है या दोमट है या चिकनी है, इसके अलावा हम कौन सी फसल उसमें बोना चाहते हैं, इस पर निर्भर करती है कि हमें इसमें जो आयताकार पट्टियां हैं वो हमें कितनी बनानी चाहिए। इसमें हम 5 से लेकर 6 मीटर तक चौड़ाई और लगभग 50 से लेकर 300 मीटर लंबाई की क्यारियों का निर्माण करते हैं। तो अब हमारा जो अगला टॉपिक है वो है थाला विधि, जैसे रिंग बेसिंग मेथड। जैसे आपको नाम से पता लग रहा होगा कि भाई रिंग, यानी ये जो सिंचाई करने का तरीका है ये हम उन क्षेत्रों में करते हैं जिन क्षेत्रों में हमने बागबानी पौधों को लगाया हुआ है। बाग बगीचों में हम इस विधि का यूज़ करते हैं। इस विधि में हम क्या करते हैं, जो हमारे वृक्ष हैं फलदार, उनके चारों तरफ मिट्टी चढ़ाकर 1x3 लंबाई चौड़ाई में गोल गोल थाला बना सकते हैं, या चकोर भी हो सकता है आपका, या आपका वर्गाकार भी हो सकता है। ये सभी बनाकर और उन सभी थालों को एक दूसरे से जोड़ देते हैं और फिर पानी लगाना शुरू कर देते हैं। इससे क्या होता है, इस विधि से सिंचाई करने से जो पौधों के अंदर जल उपयोग करने की क्षमता है वो बढ़ जाती है। इस विधि में पानी का नुकसान नहीं होता है और इसके अलावा हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने खेत में पानी का यूज़ कर सकते हैं। जो अब हमारा अगला मेथड है वो है फरो मेथड, यानी पूर्ण सिंचाई विधि। इस विधि का उपयोग हम उन फसलों में करते हैं जो मेड़ पर बोई जाने वाली होती हैं। जैसे हमारी गन्ना है, चुकंदर है, शकरकंद है, आलू हैं। ये जो फसलें हैं इनको हम मेड़ पर बोते हैं। तो जितनी भी फसलें मेड़ पर बोई जाती हैं उसमें हम पूर्ण सिंचाई विधि का ही यूज़ करते हैं। अब हम बात करते हैं, ये जो हमने अभी सारे तरीके पढ़े सिंचाई करने के, ये थे सरफेस मेथड, यानी सतही सिंचाई। अब हम जो आगे जिन चीज़ों पर चर्चा करने वाले हैं उनको हम बोलते हैं अधोपृष्ठीय सिंचाई। ये जो पीछे हमने ये तरीके सारे पढ़े मेथड सिंचाई करने के, ये मॉडर्न एग्रीकल्चर का हिस्सा नहीं है। अब हम आगे जो जिन सिंचाई के प्रकारों पर हम चर्चा करेंगे वो मॉडर्न एग्रीकल्चर का हिस्सा हैं। और जो सब सरफेस मेथड है उसमें 2 प्रकार की सिंचाई है।
एक को हम बोलते हैं ड्रिप इरिगेशन और दूसरी को हम बोलते हैं स्प्रिंकलर इरिगेशन, और इन दोनों को हम कहते हैं सूक्ष्म सिंचाई या माइक्रो इरिगेशन। माइक्रो इरिगेशन में पौधों को बूंद बूंद के रूप में उसके रूट जोन में या पौधों के ऊपर वर्षा के रूप में पानी बरसता है, तो इसको हम माइक्रो इरिगेशन कहते हैं। इसमें हम पानी की बहुत ज़्यादा बचत कर सकते हैं, पानी को वाष्पीकरण होने से बचा सकते हैं, और इसके अलावा हम हमारा मिट्टी को समतल करने का खर्चा भी बच जाता है। ढालू क्षेत्रों में भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं, और जिन इलाकों में मृदा कटाव ज़्यादा होता है या वहाँ की मिट्टी रेतीली है, उन इलाकों में भी हम इन चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं। या इसके अलावा जिन क्षेत्रों में पानी की कमी है या पानी के सोर्सेज बहुत कम है, वहाँ पर हम इन टेक्निक्स का यूज़ करके थोड़े पानी में भी अपनी जो फसल है उसको हम बहुत ही अच्छी तरीके से उगा सकते हैं, उसका ग्रोथ और डेवलपमेंट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं ड्रिप इरिगेशन की। ड्रिप इरिगेशन क्या है? ड्रिप इरिगेशन में हम क्या करते हैं, प्लास्टिक के पाइप को अपने खेतों में पौधों के रूट जोन में बिछा देते हैं। जो पाइप होती है वो पीवीसी की होती है, यानी पॉलीविनाइल क्लोराइड इसकी बनी हुई होती है। और जो पौधे का रूट जोन है, जड़ क्षेत्र है, उसमें हम ड्रिपर्स, उसको हम दूसरी भाषा में इमिटर्स भी बोलते हैं, उसको लगा देते हैं। और इसमें एक कंट्रोल हेड होता है, जिसमें जो खेत का जो हमारा मुख्य फील्ड है उससे बाहर लगा हुआ होता है। उसमें हम कंट्रोल कर सकते हैं कि किस पौधे को कब कब कितना पानी देना है। तो उधर से कंट्रोल हेड से हम पानी को छोड़ देते हैं, प्रेशर गेज लगा हुआ होता है उसमें, उससे हम प्रेशर मेंटेन कर लेते हैं। तो इस प्रेशर मेंटेन में हम 2 लीटर से 10 लीटर तक पौधे को प्रति घंटा हम जल दे सकते हैं। और इसके अलावा इस विधि से सिंचाई करने में हम 40 से 80% तक पानी का बचत कर सकते हैं। राजस्थान जो हमारा राज्य है, पड़ोसी राज्य, उसमें इन्हीं टेक्निक्स का ज़्यादातर यूज़ होता है। जो दूसरी टेक्निक्स है हम उसके बारे में चर्चा करते हैं। जो दूसरी टेक्निक्स है वो है स्प्रिंकलर इरिगेशन। स्प्रिंकलर इरिगेशन में हम खेत के अंदर जो पाइप होते हैं हमारे, वो रबड़ के भी हो सकते हैं, लोहे के भी हो सकते हैं, उनको आसपास खेत में बिछा देते हैं, और आवश्यकता अनुसार जहाँ जहाँ पर ज़रूरत है हम उसमें नोज़िल लगा देते हैं। और उन सभी पाइपों को अपने मुख्य जो हमारा खेत है, मुख्य जो हमारा चैनल है सिंचाई करने का, उससे जोड़ देते हैं। और जैसे ही प्रेशर आता है वो नोज़िल घूमने लगता है, और उस घूमने की वजह से पौधों के ऊपर जैसे बारिश हो रही है या वर्षा हो रही है, इस तरह से पौधों के ऊपर पानी छिड़कना शुरू हो जाता है। इस विधि का उपयोग हम उन क्षेत्रों में ज़्यादा करते हैं जहाँ पर ऊबड़ खाबड़ ज़मीनें होती हैं। तो इस विधि से सिंचाई करने से जो मिट्टी समतल करने का हमारा खर्चा है वो हमारा बच जाता है, और इस विधि से सिंचाई करने से मिट्टी का जो कटाव है वो नहीं होता है। यानी जिन जगहों पर मिट्टी रेतीली है उन जगहों पर हम इस चीज़ टेक्निक्स का यूज़ करके हम ज़्यादा से ज़्यादा किसान लाभ उठा सकता है। ये थोड़ी सी जो विधियां हैं थोड़ी सी खर्चीली हैं, थोड़ी सी महंगी है, इसलिए इनको गरीब किसान अफोर्ड नहीं कर सकता। तो इसलिए सरकार ने अब नई नई योजनाएं बनाई हैं कि भाई इन चीज़ों को अगर कोई ख़रीदना चाहता है, कोई अपने खेत में इम्प्लीमेंट करना चाहता है, तो सरकार उनको सब्सिडी भी प्रदान करती है। अब हम बात करते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ इरिगेशन, यानी हमारी जो फसल है उस फसल के अंदर पानी की क्या भूमिका है, या पानी फसल के अंदर या प्लांट के अंदर अपना क्या रोल अदा करता है। अगर हम बात पानी की करें तो पानी हमारी धरती पर बहुत ही महत्वपूर्ण स्रोत है। इसके बिना हम अपनी जीवन को मतलब कल्पना करना भी बहुत ही असंभव है। हमारी पृथ्वी पर जितना भी पानी है उसका 85% पानी हम सिर्फ किसके अंदर यूज़ करते हैं, फसलों को उगाने के लिए करते हैं। कुछ फसलों के अंदर जो जीन्स होते हैं
कुछ को कम पानी की आवश्यकता होती है और कुछ को ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अरहर, अरहर को बहुत ही कम पानी की ज़रूरत होती है, जबकि जो गन्ना है वो उसको सबसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है। तो 85% जब हम पानी का यूज़ तो सिर्फ खेती के लिए ही कर लेते हैं, तो बाकी बचा 15% पानी हम दूसरे सोर्सेस या दूसरी चीज़ों के लिए मानव जीवन के लिए हम करते हैं। तो बात आती है कि क्या रोल है प्लांट के अंदर पानी का। तो मैंने आपको वीडियो के शुरू में शायद बताया होगा आपको कि पौधे का 90% भाग पानी का ही बना होता है, और जबकि 6% जो है वो हाइड्रोजन का बना हुआ होता है। तो इससे ही आप कल्पना कर सकते हैं कि जो सारा जीवन चक्र है वो पौधे का वो पानी के इर्द गिर्द ही घूमता है। यानी प्रकाश संश्लेषण की जब क्रिया होती है उस टाइम भी पौधे को पानी की आवश्यकता होती है, तभी पौधा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कर पाता है। उसके अलावा जो पानी है वो पौधे के शरीर के तापमान को कंट्रोल करने में, नियंत्रित करने में बहुत ही सहायक है। यानी पानी पौधे के शरीर के तापमान को ठंडा रखता है। इसके अलावा पानी जो है वह प्रोटोप्लाज्म का घटक है, और इसके अलावा पानी की ही सहायता से पौधे के अंदर सेल वॉल का निर्माण होता है। और पानी की सहायता से जब हम अपने पौधे को उसके रूट जोन में, जड़ क्षेत्र में पानी डालते हैं, सिंचाई करते हैं और खाद वगैरह दूसरे पोषक तत्व हम पौधे को उसकी ग्रोथ डेवलपमेंट के लिए डालते हैं, तो वो पानी की सहायता से वो सभी पोषक तत्व पौधे के सारे भागों में जाते हैं। इसको हम बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। इसके अलावा पौधे की जितनी भी जैव, रासायनिक या शारीरिक प्रक्रियाएं हैं, पानी उन सभी प्रक्रियाओं को प्रभावित करता है। तो पौधे की जो जड़ है, जड़ पर जो उपस्थित ऑस्मोसिस होते हैं, वो प्रसार की प्रक्रिया के द्वारा जल को ग्रहण करते हैं या जल को अवशोषित करते हैं। सर्दियों के मौसम में कभी कभी ऐसा होता है कि शाम के समय पाला पड़ना शुरू हो जाता है, जो पौधों के लिए, फसलों के लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक होता है। तो उस पर आमतौर किसान क्या करते हैं कि अपने उस खेत को जल से भर देते हैं। जल से भरने के कारण जो पाले से होने वाला नुकसान है उससे हम अपनी फसल को बचा सकते हैं या फसल बच जाती है। तो आखिरी में मैं यही कहूँगा कि जिस तरह से हम अपने मानव शरीर के लिए जल की आवश्यकता होती है, उसी तरह से पौधे को भी अपनी सारी शारीरिक क्रियाओं को पूरा करने के लिए जल की आवश्यकता होती है। जिस प्रकार मनुष्य जल के बिना नहीं रह सकता, उसी प्रकार पौधे भी जल के बिना नहीं रह सकते। जल एक बहुत ही महत्वपूर्ण संसाधन है। इस जल को बचाइए और आने वाली पीढ़ी के लिए एक अच्छा खुशहाल जीवन उनको हम दें। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हमने इरिगेशन टॉपिक पर चर्चा की। आज हमने पढ़ा कि इरिगेशन किसे कहते हैं, इरिगेशन की डेफिनेशन क्या है, पौधे के अंदर पानी की ज़रूरत क्यों होती है, क्या उसके लाभ हैं, सिंचाई करने के क्या क्या स्रोत हमारे पास हैं, नहर है, ट्यूबवेल है, कुएं हैं, तालाब हैं या दूसरे सोर्सेस हैं। इसके अलावा हमने पढ़ा कि सिंचाई करने के प्रकार कौन कौन से हैं, उन पर चर्चा की। मॉडर्न एग्रीकल्चर में कौन कौन सी टेक्निक्स आई हैं, जैसे माइक्रो इरिगेशन में ड्रिप इरिगेशन है, इसके अलावा स्प्रिंकल इरिगेशन है, उसमें फ्लोटिंग मेथड था, रिंग बेसिंग मेथड था, चेक बेसिंग मेथड था, इसके अलावा फरो मेथड था। हमने उन सभी चीज़ों पर चर्चा की। इसके अलावा हमने आज पढ़ा कि पौधे के अंदर पानी का क्या रोल है, पौधा क्या क्या करता है। क्योंकि 90% पानी का ही बना है, तो सीधी सी बात आप समझ सकते हैं कि पानी के बगैर पौधा नहीं जीवित रह सकता है। पौधे के पानी के होने की वजह से ही पौधा अपनी सारी जैव, रासायनिक जितनी भी क्रियाएं हैं शारीरिक, वो सभी पानी के माध्यम से ही करता है। तो आशा करते हैं आपको ये आज का टॉपिक बहुत पसंद आया होगा और आप इसको लिखेंगे, समझेंगे और इसको अपनी कॉपी में नोट करने की कोशिश करेंगे और पानी को
ज़्यादा से ज़्यादा बचाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वैज्ञानिकों के अनुसार 2040 में पीने योग्य पानी ख़त्म हो जाएगा। तो हमारे पास अभी भी समय है कि हम पानी को ज़्यादा से ज़्यादा बचाकर उसका हम दूसरी चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं। और जैसे ही आपको पता है कि हम सभी घरों पर हैं, लॉकडाउन है, तो अनावश्यक रूप से घर से बाहर ना निकले। आप अपना, अपने परिवार का, सभी का ख्याल रहें, घर पर रहें, सावधान रहें, सुरक्षित रहें। तो जल्दी ही मिलते हैं फिर कोई नई वीडियो लेकर, कोई नया टॉपिक लेकर आप सभी के बीच में फिर हम आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए जय हिंद।